दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं केंद्रक। तो केंद्रक क्या होता है उसको सबसे पहले देखते हैं। दोस्तों केंद्रक को नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कोशिका के जैविक कार्यों को नियंत्रित करता है, मतलब कोशिका के अंगों को नियंत्रित करता है। और इनकी खोजकर्ता है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले इसको देखा था, ठीक है ना। तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसे देखा था, ठीक है, और बेलर ने इसे परिभाषा किया। तो परिभाषित कैसे किया उसको देख लेते हैं। कोशिका द्रव्य से घिरी एक ऐसी रचना होती है जिसमें कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों का उदय होता है। कि कोशिका द्रव्य, तो कोशिका द्रव्य, कोशिका के अंदर क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है ना। तो कोशिका द्रव्य के चारों ओर, तो कोशिका जैसे कि ये कोशिका है मान लेते हैं। अब इस कोशिका में ये बीच में केंद्रक है, तो ये कोशिका द्रव्य है मान लेते हैं। विभाजन के समय गुणसूत्र बनते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से एक चीज जानने योग्य है कि स्तनधारी, जितने भी स्तनधारी जीव हैं उसमें आरबीसी मतलब जो ब्लड होते हैं, खून होते हैं, उसमें अनुपस्थित होते हैं। क्या? ये केंद्रक। ये केंद्रक उनकी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, मतलब हमारी जो खून है उसमें केंद्रक की अनुपस्थिति होगी। अब हम समझते हैं कि केंद्रक की जो रचना है, मतलब संरचना है, वो क्या है। केंद्रक की संरचना समझेंगे, फिर उसके बाद उसके थोड़ा कार्य देखेंगे। दोस्तों केंद्रक जो होता है वह दो भागों से मतलब बना होता है। एक होता है अंतरावस्था, एक होता है कोशिका विभाजन प्रावस्था। मतलब दो कोशिका विभाजन प्रावस्था जो होते हैं वह एक अंतरावस्था कहलाता है। अंतरावस्था कहने का सीधा सीधा मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि जो कोशिका है, जैसा ये दिखाई दे रहा है, उसके आंतरिक संरचना आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसके आंतरिक संरचना जो हमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन हम इसे बुक के जो डायग्राम है उसी के माध्यम से समझेंगे, तो जो इस प्रकार दिखाई देता है। अब इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और किसको क्या क्या बोलते हैं इसको मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए। अब यहाँ पास ये नाभिकीय झिल्ली है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नाभिकीय झिल्ली। तो ये जो नाभिकीय झिल्ली है ना, वह कोशिका के चारों ओर मतलब दोहरी लेयर होती है, मतलब दोहरी परत होती है, ठीक है। और उसी को कैरियोथिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरियोथिका। अब ये जो नाभिकीय झिल्ली होता है ना, उसकी जो मोटाई होती है वह 75 एंगस्ट्रॉम से 90 एंगस्ट्रॉम तक होती है मोटाई, ठीक है। और इसमें जो प्रकेंद्रीय अवकाश होता है, मतलब यहाँ पर अगर जैसे कि ये केंद्रक है, तो ये केंद्रक है, तो यहाँ से यहाँ तक की मोटाई जो होगी वह 75 से 90 एंगस्ट्रॉम होगी। लेकिन यहाँ पर यहाँ बहुत सारा खाली स्थान होता है। इस खाली स्थान की जो लेंथ है, मतलब इस खाली स्थान को ही कहा जाए तो यह 100 एंगस्ट्रॉम से 300 एंगस्ट्रॉम तक होती है इनकी अवकाश, इनकी खाली स्थान, ठीक है। अब इसमें 400 एंगस्ट्रॉम की नाभिकीय छिद्र होती है। अब देखिए जो नाभिक है ना वह पूरा बंद नहीं होता है, इसमें कुछ कुछ जो है ना नाभिकीय झिल्ली के कुछ कुछ रिक्त स्थान होते हैं। जैसे कि केंद्रिका है, केंद्रिका जो है वहाँ आरएनए बनाएगी, तो प्रोटीन का निर्माण करना है, राइबोसोम को देना है या राइबोसोम का निर्माण करना है, तो उसमें जो आदान प्रदान होगा तो वही छिद्र के माध्यम से होगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो उसी को कहते हैं नाभिकीय छिद्र। अब देखिए विभेदकीय न परागम्य। अब देखिए विभेदकीय परागम्य क्या है? तो ये जो नाभिकीय झिल्ली है ना, ये खुद विभेदकीय परागम्य होती है। विभेदकीय परागम्य होती है इसलिए इसमें मतलब विशेष अणुओं का आदान प्रदान होता है, विशेष रासायनिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। अब इसमें बाह्य झिल्ली में ना राइबोसोम, गोल्गी काय चिपके होते हैं, और आंतरिक झिल्ली जो होती है वह चिकनी होती है। कहने का अर्थ ये है जैसे कि अगर हम केंद्रक के जो बाहरी झिल्ली है, तो बाहरी झिल्ली में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख जाएगा चिपके हुए, ठीक है। राइबोसोम दिख जाएगा चिपके हुए, गोल्गी कॉम्प्लेक्स दिख जाएगा चिपके हुए। लेकिन आंतरिक जो झिल्ली है, मतलब अंदर की ओर कुछ नहीं दिखेगा, वह चिकनी होती है, ऐसा इसमें बताया गया है। अब इसका दूसरा भाग देखते हैं, नाभिकीय द्रव्य। दोस्तों नाभिकीय द्रव्य क्या है? तो देखिए, तो नाभिकीय झिल्ली जो होता है ना, नाभिकीय झिल्ली, उसके अंदर उपस्थित होता है नाभिकीय द्रव्य। इसी नाभिकीय द्रव्य को कैरियोलिम्फ भी कहते हैं। अब देखिए जो अर्ध तरल अधर तरल, जैसे कि अगर आपके पुस्तक में अगर लिखा होगा अर्ध तरल कणिका युक्त पदार्थ या कणिका युक्त द्रव्य ऐसे करके, तो अर्ध तरल का मतलब जेली जैसा,
अर्ध तरल, मतलब आधा तरल आधा ठोस, ऐसा टाइप का, मतलब जेली जैसा। ठीक है, तो जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है, उसी को कैरियोलिम्फ या नाभिकीय द्रव्य कहते हैं। ठीक है, और ये जो नाभिकीय द्रव्य होता है ना, वह प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, फास्फोरस, एंजाइम, खनिज लवण आदि का बना होता है। ठीक है, मतलब जो कोशिका द्रव्य जो होता है वह इन्हीं पदार्थों से मिलकर बना होता है, और यह कोशिका विभाजन में भाग लेता है। मतलब अगर कोशिका विभाजन हो रहा है तो उसमें यह भाग लेता है। तो कोशिका संरचना में अपना जो तीसरा भाग है वो है क्रोमेटिन जाल, जिसे हम क्रोमेटिन नेट के नाम से जानते हैं। यह जो होती है वह अभिरंजित, जैसे कि कोई भी जो कोशिका है उसको अभिरंजित करते हैं। तो जैसे कि जीवाणु है या किसी भी कोशिका है, उसको पहचानने के लिए ना अभिरंजन करते हैं। तो इसमें बैगनी रंग का एक मतलब लवण मिलाते हैं, और फिर उसके बाद उसको सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखते हैं कि ये ऋणात्मक है कि धनात्मक है। तो उसी के हिसाब से, तो जैसे कि मान लेते हैं अगर एक अभिरंजित कोशिका लेते हैं, और उस अभिरंजित कोशिका को जब हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखते हैं, जब सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखते हैं ना, तो हमें बहुत सारी जालीदार संरचनाएं दिखती हैं, इधर उधर बिखरी हुई ऐसे जालीदार संरचनाएं दिखती हैं। इसी जालीदार संरचना को क्रोमेटिन जाल या केंद्रकीय जाल कहते हैं। ठीक है, अब ये क्रोमेटिन जाल जो होता है वह धीरे धीरे जब कोशिका विभाजन होता है ना, तो एक साथ संघनित होता है, और यही एक साथ संघनित होता है ना, तो गुणसूत्र का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए क्रोमेटिन जाल या केंद्रक जालिका इसे कहते हैं, और ये न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। अब ये न्यूक्लियो प्रोटीन जो होता है वह दो पदार्थ है, जैसे कि न्यूक्लिक अम्ल और क्षारीय प्रोटीन। क्षारीय प्रोटीन को हिस्टोन कहते हैं। तो इन्हीं सबको मतलब इन्हीं सब से मिलकर बना होता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि क्रोमेटिन जाल जो होता है वह कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के पहले नहीं, कोशिका विभाजन के समय एक साथ संघनित हो जाता है और गुणसूत्र का निर्माण करता है। तो अब चौथा देखते हैं केंद्रिका। केंद्रिका क्या होता है? ठीक है दोस्तों, केंद्रक के अंदर उपस्थित होता है केंद्रिका, जो एक कण के समान दिखाई देता है। अब यही कण के समान जो दिखाई देता है इसे केंद्रिका कहते हैं। इसकी खोज जो है वह फोंटाना, कुछ अलग नाम है इसका, मतलब फोंटाना। तो फोटोन से आप याद रख सकते हैं, फोटोन से, ठीक है ना। तो फोंटाना ने 1781 में इसकी खोज की, और ये प्रोटीन का निर्माण के हिसाब से, देखिए प्रोटीन के निर्माण के हिसाब से कहने का अर्थ ये है, किसी कोशिका में प्रोटीन का निर्माण होता है और किसी में नहीं होता है। तो जिसमें होता है उसमें ये जो केंद्रिका होती है ना वह बड़ी होगी, ठीक है। और जिसमें नहीं होता है, जैसे कि अगर कोई कोशिका है उसमें प्रोटीन का निर्माण हो ही नहीं रहा है, तो उसमें वो केंद्रिका जो होगी वह छोटी होगी या तो अनुपस्थित होगी, ठीक है। अब इसमें केंद्रिका जो है ना वह उसकी जो संख्या होती है, मतलब केंद्रिका की संख्या किस कोशिका में कितना पाया जाएगा, तो वो गुणसूत्रों की संख्या और उसकी प्रजाति पर निर्भर करता है। जैसे कि मनुष्य है, तो मनुष्य में जो है वह केंद्रिका पाई जाती है, मतलब एक कोशिका में ना 2 केंद्रिका पाई जाती है। तो एक कोशिका में 2 जोड़ी केंद्रिका पाई जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों, जय जय श्री राम दोस्तों।